हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त परिवार के गुण, दोष और इसका महत्व। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त परिवार के गुण। तो संयुक्त परिवार के गुण में हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे। पहला, समर्थन और देखभाल। दूसरा, संसाधनों का बंटवारा। तीसरा, बंधन और सांस्कृतिक मूल्य। और चौथा है श्रम का विभाजन। हाँ तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है समर्थन और देखभाल। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के महत्वपूर्ण लाभों में से एक भावनात्मक और शारीरिक समर्थन की उपलब्धता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है संसाधनों का बंटवारा। संसाधनों का बंटवारा क्या? तो संयुक्त परिवार अक्सर अपने वित्तीय संसाधनों को साझा करते हैं, जिससे बेहतर आर्थिक स्थिति हो सकती है। मतलब कि जो भी संसाधन रहते हैं उनका आपस में बंटवारा कर लेते हैं। ओके, इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है बंधन और सांस्कृतिक मूल्य। ये क्या? तो एक संयुक्त परिवार में एक साथ रहने से मजबूत पारिवारिक संबंध को बढ़ावा मिलता है। मतलब अगर सब लोग साथ में एक परिवार में रहते हैं तो इससे जो पारिवारिक संबंध रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, एक ही एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है और साथ ही जो एकता की भावना रहती है उसको भी बढ़ावा मिलता है। परिवार के सदस्य के आपस सांस्कृतिक मूल्यों और परंपरा को मजबूत करने नियमित बातचीत, अवसर और अनुष्ठानों के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। और इसी प्रकार सांस्कृतिक जो भी परंपरा रहती है, ठीक है, अनुष्ठान रहते हैं, वो भी आपस में जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार बंधन क्या होते हैं? पारिवारिक मजबूत होते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट हमारा गुण है श्रम का विभाजन। श्रम का विभाजन क्या? तो संयुक्त परिवार में कार्यों और जिम्मेदारी को अक्सर, है ना, परिवार के सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। मतलब बांटा जाता है। जो भी जिम्मेदारी रहती है, जो भी कार्य रहते हैं, बांट दिए जाते हैं एक संयुक्त परिवार में। ठीक है, जिससे क्या होता है? जिससे दैनिक कामकाज और घरेलू कर्तव्यों को प्रबंध करना आसान हो जाता है। जिससे जो भी कामकाज रहता है दिनचर्या में, ठीक है, दिन का वो और घरेलू जो भी कर्तव्य है वो क्या है? आपस में बढ़ जाते हैं। ओके, इससे आगे और बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। इसके बाद अगला हमारा मेन पॉइंट है संयुक्त परिवार के दोष या हानियां। मतलब संयुक्त परिवार के क्या क्या दोष है या फिर उससे क्या क्या हानियां होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मुखिया की तानाशाही प्रवृत्ति। ये क्या है? तो संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकता का कोई स्थान नहीं होता। मतलब कि सभी जो व्यक्ति रहते हैं उनकी इच्छा भावना की कोई मान्यता नहीं रहती। ठीक है, वो स्थान ही नहीं रहता। यह मुखिया की ही सर्वश्रेष्ठता है कि उसी की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। और घर का जो मुखिया होता है उसी का कहना सब लोग मानते हैं। ठीक है, उसी की आज्ञा का पालन किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ होती है मतलब सबसे ऊपर होती है। ओके, उसके आदेशों का पालन सभी को करना होता है और उनके जो भी आदर्श होते हैं उनका पालन भी सबको करना होता है। ठीक है, वही परिवार का मालिक एवं संचालक होता है। मतलब परिवार का वही मालिक होता है और उसका संचालन, मतलब परिवार को कैसे चलाना है, ये भी किस पर डिपेंड होता है? वहाँ के मुखिया को, कि वो जैसे चाहे वैसे चला सकता है। वह जैसा चाहे वैसे ही परिवार में होता है और जैसा मुखिया चाहेगा वैसा ही क्या होगा? परिवार में होगा। उसके कार्यों में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए वह परिवार में एक तानाशाही की तरह ही कार्य करता है। मतलब कि मुखिया का ही कहना सब लोग मानेंगे, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार इसका क्या दोष है कि मुखिया की जो है तानाशाही प्रवृत्ति जो है हो जाती है। ओके, सेकेंड हमारा पॉइंट है व्यक्ति के विकास में बाधक। व्यक्ति के विकास में बाधक कैसे? तो संयुक्त परिवार में किसी एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, भले ही वह कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसे तो संयुक्त परिवार के साथ चलना होता है। इस प्रवृत्ति के कारण बचपन से ही बच्चे के अंदर सोचने और समझने की शक्ति व क्षमता का विकास नहीं हो पाता। इस कारण वह प्रारंभ से ही दूसरे के निर्देशों में कार्य करने का आदी हो जाता है और उसका व्यक्तित्व बोना होकर रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर संयुक्त परिवार में क्या होता है कि व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है उसकी कोई अपनी जो भी योग्यता रहती है उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसे हमेशा दूसरे के कहने पर ही चलना पड़ता है बचपन से ही। तो इस प्रकार उसके अंदर की जो भी सोचने समझने की जो भी शक्ति है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ओके, और इस प्रकार व्यक्ति के विकास में जो है संयुक्त परिवार क्या है? बाधक है। ओके,
तीसरा हमारा पॉइंट है सामान्य जीवन स्तर। सामान्य जीवन स्तर क्या? तो इस परिवार में कार्य करने के ढंग और पद्धति दोनों ही काफ़ी पुरानी है। मतलब संयुक्त परिवार की जो भी पद्धति और ढंग है वो क्या है, बहुत पुराना है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है इसलिए। जिसमें इनकी आय में वृद्धि नहीं होती, जिससे इनकी जो भी आय रहती है उसमें क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, मतलब बढ़ोतरी नहीं होती। जबकि इस परिवार की सदस्य संख्या काफ़ी अधिक होती है और सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। इसलिए आय कम होने के कारण इनका जीवन स्तर अति निम्न कोटि का होता है और आय भी कम होती है। इसके लिए जो इनका जीवन स्तर होता है वो भी कैसा होता है, सामान्य होता है या निम्न कोटि का होता है। ओके, फोर्थ हमारा पॉइंट है स्त्रियों की निम्न स्थिति। स्त्रियों की निम्न स्थिति, संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दिशा गुलामों से कम नहीं है। मतलब जो संयुक्त परिवार रहता है वहाँ पर स्त्रियों की दशा यानी स्थिति कैसी होती है, गुलामों से कम नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। वह सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है। परिवार के समस्त कार्य उसे करने होते, साथ ही जेठ जेठानी, सास ससुर और ननंद के ताने भी सुनने होते हैं। ग्रामीण समाज में स्त्रियों को मारा पीटना सामान्य बात है। शायद यह पति का अधिकार है कि उसकी छोटी सी गलती पर भी उसे मारा पीटा जाए। उसके व्यक्तित्व इच्छाओं पर फिर वह प्रश्न भी कहाँ उठता है। वहाँ तो स्त्रियों के नाम पर ही एक दासी है जिसे परिवार के समस्त कार्य करने होते हैं। बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है और कुछ अनुचित हो जाए तो उसे पशुओं की तरह मार भी खानी पड़ती है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दिशा निश्चित ही दयनीय है। मतलब कि स्त्रियों की जो दशा है वो क्या है, यहाँ पर संयुक्त परिवार में जो है ठीक नहीं होती। ठीक है, उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, सारे काम का लोड जो है उन्हीं के ऊपर होता है, घरेलू। ठीक है, पांचवा हमारा पॉइंट है आलसी व्यक्तियों में वृद्धि। आलसी व्यक्तियों में वृद्धि क्या? तो संयुक्त परिवार पर संपूर्ण परिवार के उत्तरदायित्व का भार होता है। मतलब संयुक्त परिवार में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका भार किस पर होता है, परिवार पर होता है। ठीक है, उसका कर्तव्य होता है कि वह परिवार के सभी व्यक्तियों को भोजन और पहनने के लिए वस्त्र दे, भले ही वो कोई कार्य करे या ना करे। ओके, परिवार के अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर इधर उधर घूमकर व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। मतलब और परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी काम नहीं करते, बस इधर उधर घूमते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। ओके, सह परिवार उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण भी करता है और जो परिवार रहता है वो जो लोग काम वाम नहीं करते उनके भी बच्चों का क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और उनके कार्य करने की इच्छा नहीं होती और परिवार में आलसी व्यक्तियों की भरमार हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति क्या है, कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि उनके परिवार उनका खाना और भोजन और उनके बच्चों का भरण पोषण तो हो ही रहा है, तो इस प्रकार वो क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, इसका एक दोष है। छठा हमारा पॉइंट है जातिवाद के प्रेरक। संयुक्त परिवार उपजातियों से मिलकर बनता है, इसलिए इसका संबंध एक विशेष जाति की परिधि में सीमित होकर रह जाता है। व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं, उनमें परस्पर आदान प्रदान करते हैं, सामाजिक नातेदारी रखते हैं। यह भी तथ्य जातिवाद की वृद्धि के कारण बनते हैं। तो एक ये जो है ये भी क्या है, इसका दोष है। ओके, सातवां हमारा पॉइंट है बाल विवाह को प्रोत्साहन। संयुक्त परिवार में यह प्रथा है कि बच्चों का विवाह अल्प आयु में किया जाता है। अल्प आयु में मतलब कच्ची उम्र में। ठीक है, इस आयु में बच्चों के विवाह के संबंध में अपने ना कोई राय होती है ना ही इच्छा। इसका परिणाम यह होता है कि अल्प आयु में ही माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और विधवा बनने का दुर्भाग्य भी। मतलब कि संयुक्त परिवार में क्या रहता है कि बच्चे की जो विवाह रहता है, उनकी शादियाँ जो रहती है वो कम उम्र में ही जो है कर दी जाती है। ठीक है, आठवां हमारा पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। संयुक्त परिवार में शिक्षा के महत्व को न के समान ही समझा जाता है। मतलब कि शिक्षा का महत्व वहाँ पर नहीं समझा जाता। बालक अल्प आयु में ही अपने परिवार के कार्यों में भाग लेने लगता है। मतलब छोटी उम्र में ही अपने परिवार में जो भी कार्य होते हैं उनमें भाग लेने लगता है। ठीक है, छोटी आयु में ही उसका विवाह हो जाता है, छोटी आयु में ही वह माँ बाप बनने का ही इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और कुछ ही वर्षों में संयुक्त परिवार में बच्चों की एक अच्छी संख्या देखने को मिलती है। यह सभी तथ्य जनसंख्या वृद्धि के सहायक बनते हैं। मतलब कि संयुक्त परिवार से जनसंख्या की क्या होती है, वृद्धि भी होती है। ओके, इसके बाद नवा हमारा दोष है लड़ाई झगड़े।
यह स्वाभाविक है कि जिस परिवार में जितने अधिक व्यक्ति साथ साथ रहेंगे वहाँ लड़ाई झगड़े, कटुता, मनमुटाव, तनाव के अधिक अवसर होंगे। मतलब कि अगर ज़्यादा सदस्य है तो वो आपस में लड़ेंगे भी सही, झगड़ेंगे भी सही। ठीक है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों के मध्य विभिन्न प्रकार के कलह और द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं और जो महिलाएं हैं उनमें भी होता रहता है। ठीक है। बच्चों को लेकर अक्सर परिवार के सदस्यों में तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। अंत में यह सब पारस्परिक लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं। तो इनका ये कहना है कि एक दोष यह है कि संयुक्त परिवार में जो है लड़ाई झगड़े जो है होते हैं। ओके। इसके बाद 10वां हमारा पॉइंट है श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक। बचपन से ही बच्चा परिवार और गांव के ऐसे वातावरण में पलता और बड़ा होता है कि वह अपने परिवार और गांव को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। वह किसी भी कीमत पर अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, भले ही उसे कितने ही कष्टों और दुखों का सामना करना पड़े। इस कारण उसके और उसके परिवार में उत्पत्ति नहीं हो पाती। मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, अपने घर को छोड़कर कहीं भी बाहर काम करने या अपना विकास करने नहीं जाता। इससे उस व्यक्ति का विकास जो है रुक जाता है और वो अपनी उन्नति जो है नहीं कर पाता, जो भी एक दोष है संयुक्त परिवार का। 11वां हमारा पॉइंट है गोपनीय स्थान की कमी। संयुक्त परिवार में गोपनीय एवं एकांत स्थान की कमी पाई जाती है, क्योंकि घर में इतने सारे लोग होंगे तो कहाँ पर एकांत स्थान मिलेगा जहाँ पति पत्नी अपने मन की बात कही और सुन सके। इस प्रकार पति और पत्नी असंतुष्ट रहते हैं। इसके साथ ही जब बच्चे स्त्री पुरुष को किसी विशेष अवस्था में देखते हैं जिसका प्रभाव उन पर बहुत खराब पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे संयुक्त परिवार में क्या होता है, जो गोपनीय स्थान रहते हैं उनकी भी क्या रहती है, कमी रहती है। ओके, मतलब प्राइवेसी नहीं रहती। 12वां हमारा पॉइंट है कुरीतियों को प्रोत्साहन। संयुक्त परिवार विधवा स्त्रियों को पुनः विवाह की आज्ञा नहीं देता। मतलब कि अगर कोई स्त्री है जो विधवा हो गई है तो उसको पुनः विवाह मतलब फिर से शादी करने की जो है आज्ञा संयुक्त परिवार में नहीं मिलती। ठीक है। कम आयु में विवाह कर दिया जाता है और लड़की का जो विवाह होता है या फिर लड़के का कम आयु में कर दिया जाता है। ठीक है। स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है और स्त्रियों की जो दशा होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। आलसी व्यक्तियों को आश्रय दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति जो कामकाज नहीं करते उनको भी आश्रय मिलता है। इस तरह संयुक्त परिवार अनेक कुरीतियों को प्रस्तुत करता है, मतलब अनेक कुरीतियों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ओके। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का केंद्र स्थल। संयुक्त परिवार अनेक प्रकार की समस्याओं का क्या है, स्रोत है। उदाहरण के लिए बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा न देना, बेकारी, दहेज प्रथा, जनसंख्या की समस्या, अंतर्विवाह, अस्पष्टता, स्त्रियों की निम्न दिशा, गतिशीलता में रुकावट और स्वतंत्र व्यवसाय करने पर प्रतिबंध। संयुक्त परिवार उपयुक्त समस्याओं को प्रोत्साहन तथा आश्रय देता है। मतलब संयुक्त परिवार में जो है बहुत सारी समस्या है जिनको संयुक्त परिवार क्या देता है, बढ़ावा देता है, और ये इसका एक सबसे बड़ा जो है दोष है। अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में, जिसमें कि हम 4 बिंदुओं पर जो है इसका महत्व को स्पष्ट करेंगे। ओके, तो पहला हमारा पॉइंट है भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा। दूसरा सामाजिककरण और सांस्कृतिक संरक्षण। तीसरा वित्तीय स्थिरता। चौथा बहुपीढ़ी शिक्षा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम इन सारे पॉइंटों को विस्तृत में देखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान यह समर्थन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि संयुक्त परिवार का क्या महत्व है कि यहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, जिससे कि एक दूसरे का समर्थन जो है मिलता है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है सामाजिककरण और सांस्कृतिक संरक्षण। संयुक्त परिवार सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पारिवारिक संबंध को मजबूत करने में मदद करता है। मतलब कि संयुक्त परिवार से क्या होता है, हमारे जो भी सामाजिककरण रहता है और जो संस्कृति रहती है उसकी क्या होती है, सुरक्षा होती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है वित्तीय स्थिरता। संसाधनों को साझा करके संयुक्त परिवार बेहतर वित्तीय स्थिरता प्राप्त करता है। मतलब कि जो भी संसाधन रहते हैं उनको आपस में बांट कर या उनका उपयोग करके परिवार क्या करता है, बेहतर वित्तीय जो है स्थिरता जो है प्राप्त करता है। ओके। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है बहुपीढ़ी शिक्षा। संयुक्त परिवार में बुजुर्गों सदस्य ज्ञान और जीवन के सबक दे सकते हैं, जबकि युवा नए दृष्टिकोण और तकनीकी ज्ञान ला सकता है। ज्ञान का यह आदान प्रदान सभी के लिए आजीवन सीखने और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देता है। अतः संयुक्त परिवार के अपने गुण और दोष होते हैं, लेकिन उनका महत्व मजबूत समर्थन प्रणाली, संसाधनों के बंटवारे में नहीं थे। मतलब कि यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, शिक्षा का जो है आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्ति जो है अपना बहुत अच्छा विकास जो है कर सकता है। ओके, तो ये थे संयुक्त परिवार के महत्व।
अब हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट जो कि है संयुक्त परिवार के कार्य। तो संयुक्त परिवार के कार्यों को हम 3 श्रेणियों में देखेंगे। पहला संयुक्त परिवार के आर्थिक कार्य, दूसरा संयुक्त परिवार के राजनीतिक कार्य और तीसरा संयुक्त परिवार के सामाजिक कार्य। ठीक है, तो इन तीनों पर हम संयुक्त परिवार के कार्यों को जो है पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है संयुक्त परिवार के आर्थिक कार्य। ये क्या है? तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम इसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट है खेती के टुकड़े होने से बचाव। ये क्या है? संयुक्त परिवार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संयुक्त परिवार संपूर्ण संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि सभी व्यक्तियों का उस पर समान रूप से अधिकार होता है। इस भावना से परिवार की संपत्ति भूमि को बंटने से बचा लिया जाता है और खेती टुकड़े टुकड़े होने से बच जाती है। मतलब कि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो भी संपत्ति होती है उस पर समान रूप से हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। इससे जो भी खेती रहती है, जो भी संपत्ति होती है वो बंटती नहीं है। ओके, दूसरा हमारा पॉइंट है पारिवारिक धन का समान वितरण। मतलब परिवार का जो भी धन होता है उसका समान वितरण होता है। कैसे? तो परिवार की संपूर्ण संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होता है। मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है उस पर सभी का क्या होता है? समान अधिकार होता है। परिवार का मुखिया व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उसकी इच्छाओं को पूरा करता है और जितनी व्यक्ति की इच्छा होती है उतना ही क्या करता है? उसकी इच्छा को पूरा जो है किया जाता है संयुक्त परिवार में। यह मुखिया पर निर्भर करता है कि वह परिवार के किसी व्यक्ति की मांग पूर्ण करे अथवा ना करे। और यह सब किस पर निर्भर करता है? परिवार के मुखिया पर, कि अगर उसे लगता है तो उस व्यक्ति की मांग पूरी करेगा, अन्यथा नहीं। परिवार के मुखिया का निर्णय अंतिम होता है और जो परिवार का मुखिया होता है उसका निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। व्यक्तिगत योग्यता और आवश्यकता को संयुक्त परिवार में मान्यता नहीं दी जाती, इसलिए धन का असमान वितरण संयुक्त परिवार में नहीं होता। वास्तव में परिवार की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति पर जो है अधिक खर्चा नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति जो है परिवार की दृष्टि से समान होते हैं। ओके, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है खर्च में बचत। परिवार का मुखिया परिवार की आवश्यकताओं के आधार पर ही धन खर्च करता है, वह फालतू चीज़ों पर धन खर्च नहीं करता। इसलिए इस परिवार में फालतू खर्ची नहीं होती। इन परिवार में धन का संचय अधिक होने के कारण पारिवारिक संपत्ति में निरंतर वृद्धि होती जाती है। मतलब कि संयुक्त परिवार जो काम की आवश्यकता चीज़ रहती है उन पर ही जो है खर्च किया जाता है, फालतू चीज़ों पर नहीं किया जाता। इसलिए जो इनकी पारिवारिक संपत्ति रहती है उसमें क्या होती है? निरंतर, मतलब लगातार जो है वृद्धि होती रहती है। ओके, आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है श्रम विभाजन। संयुक्त परिवार में श्रम का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि जिससे एक तरफ परिवार के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं और दूसरी तरफ परिवार की संपत्ति में वृद्धि हो सके। मतलब कि जो भी श्रम रहता है, मतलब जो भी काम रहता है उसका बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि काम भी चलता रहे और परिवार की जो भी संपत्ति है उसमें भी वृद्धि होती रहे। ठीक है, सामान्यतः श्रम का विभाजन 2 आधारों पर होता है और अगर हम साधारण तौर पर बात करें तो जो भी श्रम रहता है, ये काम रहता है, उसका विभाजन कितने आधारों पर होता है? 2। ठीक है, क्या? पहला, परिवार के अंतरिम कार्यों को करने की दृष्टि से जिससे स्त्रियां की मुख्य भूमिका होती है और दूसरा उत्पादन संबंधी जिसमें पुरुषों की मुख्य भूमिका होती है। तो इस प्रकार जो है काम 2 भागों में या 2 आधारों पर बांट दिया जाता है। ओके, इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है संपत्ति में वृद्धि का उद्देश्य। तो संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है? संपत्ति में वृद्धि करना, मतलब संपत्ति को बढ़ाना। ठीक है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप में, मतलब एक साथ मिलकर उत्पादन के कार्य में लगते हैं जिससे परिवार की संपत्ति में वृद्धि हो सके। उदाहरण के लिए बच्चे पशुओं की देखरेख करते हैं, महिला परिवार के कार्य के अतिरिक्त खाली समय में कुटीर उद्योग से जुड़ी कार्य करती है जिससे इनकी अतिरिक्त आय होती है। युवा वर्ग कृषि संबंधित कार्य करते हैं। वृद्ध व्यक्ति रस्सी बनाने से लेकर सूत काटने तक का कार्य करते हैं। इस प्रकार एक परिवार का प्रत्येक छोटा बड़ा सदस्य परिवार की संपत्ति बढ़ाने में क्या करता है? सहयोग करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे आर्थिक कार्य। अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के राजनीतिक कार्यों के बारे में। राजनीतिक कार्यों में हमारा फर्स्ट पॉइंट है राजनीति की प्रथम पाठशाला। ठीक है,
यदि संयुक्त परिवार में राजनीति की प्रथम पाठशाला कहे तो यह अतिशयोक्ति ना होगी। परिवार का मुखिया परिवार के सभी व्यक्ति जो रहते हैं उनकी आदत, गुण, स्वभाव से क्या होता है, परिचित होता है और उसे यह ज्ञान होता है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार का काम लिया जा सके। ठीक है, उसकी बुद्धि और चतुराई राजनीति पर निर्भर करता है। यदि परिवार का मुखिया राजनीतिक क्षमता में कम है तो ऐसे में उसकी जो परिवार है उसका विघटन हो जाएगा। परिवार का मुखिया एक न्यायमूर्ति के रूप में कार्य करता है। वह परिवार के सभी मुद्दों का फैसला करता है, अच्छे कार्य करने पर व्यक्तियों की प्रशंसा करता है और खराब कार्य करने पर उन्हें दंड भी दिया जाता है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट है राजनीतिक भावना का स्रोत। इस परिवार में सामूहिक भावना कहीं गहरे रूप में विद्वान है। इसमें व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं पर ना सोचकर वह संपूर्ण परिवार के उत्थान और प्रगति के लिए सोचता है। यह भावना अंतर्गोत्रिक राष्ट्रीय भावना में प्रफुल्लित होती है। वास्तव में कृषक संपूर्ण देश के लिए उत्पादक करते हैं, ना कि मात्र अपने परिवार के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय भावना का क्या है, एक स्रोत है। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, राजनीतिक कार्य थे। अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के सामाजिक कार्यों के बारे में। पहला हमारा पॉइंट है सामाजिकरण। सामाजिकरण की दृष्टि से संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। बच्चों का पालन पोषण ढंग से किया जाता है कि वह स्वतः परिवार मतलब स्वयं परिवार में होने वाले क्रियाकलापों को सीख ले, मतलब वह खुद से जो भी क्रियाकलाप हो, जो भी कामकाज हो, उनको सीख ले। उसे परिवार के सभी कार्यों में भाग लेना होता है। आरंभ से ही परिवार का मुखिया बच्चों को विभिन्न पारिवारिक कार्यों की जानकारी कराता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला है। ठीक है, मतलब कि इसका सामाजिक कार्य क्या है कि व्यक्ति शुरू से बचपन से ही परिवार में जो भी काम होते हैं वो खुद अपने आप जो है सीख लेता है। ओके, इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है व्यक्तिवाद पर प्रतिबंध। संयुक्त परिवार में व्यक्तियों की इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता। इस परिवार में सामूहिक इच्छाओं को ही मान्यता दी जाती है, मतलब किसी भी एक व्यक्ति की इच्छा को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि सभी की इच्छाओं को मान्यता दी जाती है। परिवार में प्रेम, त्याग, सहयोग की भावना की ही प्रधानता होती है, मतलब इसको ही ऊपर रखा जाता है, जो समस्त परिवार के सदस्यों पर पारस्परिक बाध्य रहती है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ सोचते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। व्यक्ति की इच्छा पर यहाँ कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाद का क्या है, प्रतिबंध है और सभी की इच्छा को क्या किया जाता है, मान्यता दी जाती है। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है सामाजिक बीमा। ये क्या है, आधुनिक युग में सरकार जीवन बीमा का कार्य करने लगती है, किंतु इस सरकारी बीमे से व्यक्तियों की संपूर्ण सुरक्षा नहीं हो पाती। वास्तव में संयुक्त परिवार ऐसी बीमा एजेंसी है जिसमें व्यक्ति बीमार, बेकारी, वृद्धता, किसी गंभीर संकट के समय आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि एक संयुक्त परिवार है तो उसमें यदि कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, किसी को भी कोई संकट आता है तो उसमें क्या करता है, सुरक्षा या फिर सहयोग जो है प्रदान करता है। ओके, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वृद्ध, विधवा और अनाथ का स्थान। बूढ़े, विधवा, अनाथ जिनकी देखभाल के लिए सरकार न समान ही कुछ करती है, उनकी सुरक्षा, देखभाल का दायित्व संयुक्त परिवार के ऊपर लेता है। संयुक्त परिवार एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्तियों को प्रेम, सहानुभूति, अपनापन अनुभव होता है। इन्हीं के सहारे व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर लेता है। मतलब कि संयुक्त परिवार में इन तीनों लोगों को एक विशेष स्थान दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा हमारा पॉइंट है मनोरंजन का उत्तम स्थान। एक ऐसा परिवार है जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष, बहू, बेटियां सभी के रिश्ते पाए जाते हैं। बच्चे अपने तोतली वाणी में कहानियाँ और चुटकुले आदि सुनाकर, युवा संगीत के कार्यक्रम करके, भाभी और देवर की पवित्र मजाक, परिवार के मनोरंजन के अपने ही साधन हैं। जब कभी संपूर्ण परिवार खुले आकाश में बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो देखने योग्य बनता है। नगर का सर्वोत्कृष्ट मनोरंजन भी इनके आगे बोना हो जाता है। मतलब कि संयुक्त परिवार में जब सब लोग मिलकर मौज मस्ती करते हैं तो वह एक मनोरंजन का उत्तम साधन होता है। ओके, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है पीढ़ियों के ज्ञान का हस्तांतरण। मतलब कि
संयुक्त परिवार पीढ़ियों के ज्ञान का भंडार केंद्र होता है, मतलब हर एक ज्ञान जो है पाया जाता है उसमें। वृद्धजनों के पास समाज के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान होता है, और जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनके पास समाज के विभिन्न क्षेत्र, मतलब अलग अलग क्षेत्र का क्या होता है, ज्ञान होता है। उनका अनुभव नई पीढ़ी को दिशा देता है, और उनका जो भी अनुभव होता है वो नए युवा जो होते हैं उनको एक नई दिशा जो है देता है। कार्य करने का तरीका बताता है, और कार्य करने का तरीका बताता है कि किस प्रकार हमें कार्य करना है। समाज से जुड़ने की भावना प्रदान करता है। इनकी शिक्षा, उपदेश, आदर, सुझाव परिवार को सुखी, संपन्न, एकता के सूत्र में सभी सदस्यों को बांधते हैं, और इनके जो भी ज्ञान रहता है, आदर्श रहता है, वो सभी व्यक्तियों को क्या करता है, एकता के सूत्र में जो है बांधता है। ओके, इसके बाद 7वां हमारा पॉइंट है सहयोग और पारस्परिक सहायता का केंद्र। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ व्यक्ति निस्वार्थ, मतलब कि कोई भी भाव नहीं रखकर, ठीक है, एक दूसरे की सहायता करता है, एक दूसरे की क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है, और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को पूर्ण करता है। इसका यह सिद्धांत है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। यह भावना व्यक्ति को पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेरित करती है, मतलब यहाँ पर एक दूसरे की क्या है, हेल्प की जाती है। ओके, इसके बाद 8वां हमारा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। संयुक्त परिवार के अनुशासन काफी कठोर होते हैं, ठीक है। परिवार का मुखिया सभी सदस्यों पर आक्रोश लगाता है। कोई भी व्यक्ति परिवार के आदर्श, नियम, इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता। परिवार की मर्यादा सभी को प्रिय होती है। सभी व्यक्ति की परंपरा के अनुसार कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति परिवार के नियमों और परंपरा का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। मतलब यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण होता है, कोई भी व्यक्ति गलत काम करे तो उसे दंड दिया जाता है, और मुखिया जो है सभी को क्या करता है, निर्देश देता है कि उन्हें किस प्रकार का काम जो है करना है। ओके, इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है मानसिक संतुष्टि। क्या है, आधुनिक युग में जहाँ व्यक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त और पीड़ित रहता है, वहीं वह संयुक्त परिवार से संतुष्ट है, और उसे नगर की तरह यह तनाव में जीना नहीं पड़ता। उसे ना तो कल के भोजन की चिंता है और ना ही नौकरी छूटने का भय। यह सभी व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के दुख सुख बांट लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति यहाँ मानसिक रूप से अधिक संतुष्ट जो है रहता है, मतलब उसे कोई टेंशन नहीं रहता, ठीक है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक था संयुक्त परिवार वो यही खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।